नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। तेलंगाना में नरेंद्र मोदी बोले, परिवारवादियों ने देश को बर्बाद कर दिया, उन्होंने जमीन आसमान बेचकर कोठियां बनवाई, मैंने घर भी नहीं बनवाया है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 24 घंटे के अंदर एक बार फिर तेलंगाना पहुंचे। उन्होंने मंगलवार को सबसे पहले सिकंदराबाद के श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने सागर रेड्डी में 7,200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यहां रैली को संबोधित करते हुए एक बार फिर परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि पता है ये लोग मुझे गाली क्यों दे रहे हैं, ये मोदी उनकी आंखों में चुभता क्यों है, उनका कारण है मैं उनके सैकड़ों हजारों रुपए के घोटाले की पोल खोल रहा हूं। पीएम ने कहा कि मैं इनके परिवार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ बोल रहा हूं, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया। वो लोग मेरी बातों का जवाब नहीं देते हैं, वो कहने लगते हैं कि मोदी का परिवार ही नहीं है। अगर आपके पास परिवार है तो आपको चोरी करने की छूट है, सत्ता पर कब्जा करने की छूट है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले, जो डरते हैं नफरत उन्हीं के अंदर पैदा होती है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के बाद किया रोड शो, इगोरिया में करेंगे रात्रि विश्राम। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मंगलवार को चौथा दिन था। राहुल गांधी ने उज्जैन में खुली जीप में रोड शो किया। इससे पहले उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन भी किए। महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के दौरान गणेश मंडपम में राहुल के सामने मोदी मोदी के नारे लगे। राहुल गांधी ने रोड शो के दौरान देवास गेट चौराहे पर सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जो लोग डरते हैं नफरत उन्हीं के अंदर पैदा होती है। जो निडर होकर मुश्किलों का सामना करते हैं वे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना बहुत आसान है। इसके बाद दोस्तों रोड शो के बाद यात्रा इंगोरिया पहुंची। यहां पर यात्रा का रात्रि विश्राम है। बुधवार को यात्रा थार जिले में प्रवेश करेगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। 14-15 मार्च को हो सकता है लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। सूत्रों की माने तो 14 से 15 मार्च के बीच में आम चुनाव की घोषणा संभव है। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है और यह अंतिम चरण में है। फिलहाल चुनाव आयोग के अधिकारी आम चुनाव की तैयारियों का आकलन करने के लिए कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए निर्वाचन आयोग की पूर्व पीठ ने सोमवार को राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इधर भाजपा और कांग्रेस समेत सभी राजनीतिक दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस विपक्षी गठबंधन के अपने साथियों के साथ सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, राजभर समेत 4 नए कैबिनेट मंत्री। लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिम यूपी और पूर्वांचल की 15 सीटों को भाजपा ने साधा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में मंगलवार को योगी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हो गया। नए मंत्रियों में सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर, भाजपा एमएलसी दारा सिंह चौहान, शहीदाबाद से भाजपा विधायक सुनील शर्मा और रालोद के दलित चेहरे अनिल कुमार हैं। राजभर और दारा सिंह चौहान पूर्वांचल और अनिल कुमार और सुनील शर्मा पश्चिमी यूपी से आते हैं। इन 4 को मंत्री बनाकर राज्य के पूर्वांचल और पश्चिमी जिले की करीब 15 लोकसभा सीटों को भाजपा ने साधने की कोशिश की है। राजभर की अपनी जाति पर अच्छी पकड़ है। राजभर की पार्टी के 6 विधायक हैं। वहीं दारा सिंह ओबीसी से आते हैं। पूर्वांचल की सीटें गाजीपुर, मऊ, बलिया, अंबेडकर नगर, घोसी, देवरिया, जौनपुर, गोरखपुर, महाराजगंज में इन जातियों का 40 से 90 हजार तक का वोट बैंक है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। यूपी के किसानों को योगी सरकार का होली गिफ्ट, ट्यूबवेल का बिजली बिल माफ। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने मंगलवार को एक अहम निर्णय में किसानों के निजी नलकूपों पर बिजली के शुल्क में 100% तक की छूट देने का फैसला किया है। इस निर्णय से प्रदेश के 1.5 करोड़ किसानों को फायदा होगा। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सरकार ने बड़ा निर्णय लेते हुए किसानों के निजी नलकूपों पर बिजली बिल में 100% तक की छूट दे दी है तथा इसी निर्णय से प्रदेश के 1.5 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को 1 अप्रैल 2023 से निजी नलकूप पर कोई भी बिल देने की आवश्यकता नहीं होगी। उनका कहना था कि इसके अलावा अगर उससे पहले का भी कोई बिल बकाया है तो सरकार उसके लिए ब्याज रहित और आसान किश्तों में बिल चुकाने के लिए योजना लाएगी, क्योंकि सरकार ने 2024-25 के बजट में भी 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। गुजरात के कांग्रेस प्रमुख रहे मांडविया भाजपा में हुए शामिल। कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय का इस्तीफे के बाद ऐलान, बीजेपी ज्वाइन करूंगा। जी हां दोस्तों, देश में चुनावी सरगर्मी जारी है। भाजपा 2 मार्च को 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान के नाम शामिल हैं। अगले 10 दिन में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। उससे पहले मंगलवार 5 मार्च को गुजरात कांग्रेस के पूर्व प्रमुख अर्जुन मोटवाडिया ने भाजपा का दामन थाम लिया। मोटवाडिया ने 4 मार्च को कांग्रेस और विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।
था। मोटवाडिया के साथ कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट रहे अमरीश डेर ने भी भाजपा ज्वाइन कर ली। वहीं दोस्तों कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने भी 5 मार्च को पद से इस्तीफा दे दिया। इसके कुछ घंटे बाद जस्टिस गंगोपाध्याय ने भाजपा ज्वाइन करने की घोषणा कर दी। वे 7 मार्च को भाजपा में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शाहजहां की कस्टडी लेने पहुंची सीबीआई खाली हाथ लौटी। बंगाल पुलिस हेडक्वार्टर में 2 घंटे इंतजार किया। हाईकोर्ट ने सौंपने का आदेश दिया था। जी हां दोस्तों, कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी मंगलवार को शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को नहीं मिली। केंद्रीय जांच एजेंसी बंगाल पुलिस के हेडक्वार्टर से 2 घंटे के इंतजार के बाद खाली हाथ लौट गई। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को शाम 4:30 बजे तक शेख को सीबीआई को हैंडओवर करने के आदेश दिए थे। इसके अलावा शेख का केस सीबीआई को ट्रांसफर करने के लिए भी कहा था। साथ ही इस केस से जुड़े सभी कागजात देने का भी आदेश दिया गया था। इसके बाद शाम 4:40 पर सीबीआई की टीम उसे लेने के लिए भवानी भवन पुलिस हेडक्वार्टर पहुंची थी। इसी बीच राज्य सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कांग्रेस नेता के खिलाफ 2018 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को खारिज कर दिया है। इस मामले के सिलसिले में कांग्रेस नेता को सितंबर 2019 में परिवर्तन निर्देशालय के अधिकारियों ने गिरफ्तार भी किया था। हालांकि बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। शिव कुमार ने तब बीजेपी पर निशाना साधते हुए राजनीति प्रतिशोध का आरोप लगाया था और कहा था कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस नेता और उसके सहयोगियों से जुड़े परिसरों पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद इस मामले में ईडी की एंट्री हुई थी। अधिकारियों ने तब कहा था कि इन छापों में लगभग 300 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की गई थी, जिसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं के तहत जांच शुरू कर दी थी। हालांकि शिव कुमार ने पलटवार करते हुए कहा था कि नकदी का संबंध बीजेपी से है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जयपुर के सेंटर से लीक हुआ था एसआई भर्ती का पेपर। 14 ट्रेनी एसआई समेत 16 गिरफ्तार। मंत्री करोड़ीलाल बोले परीक्षा रद्द कराएंगे। जी हां दोस्तों, राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने अब तक कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 14 ट्रेनी एसआई हैं, वहीं 2 की अभी जांच चल रही है। एडीजी एसओजी वीके सिंह ने मंगलवार शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पेपर लीक जयपुर के हसनपुरा में शांति नगर स्थित परीक्षा केंद्र रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुआ था। इस मामले में अभी तक सेंटर सुप्रीडेंट राजेश खंडेलवाल की गिरफ्तारी हुई है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। वहीं इससे पहले दोपहर करीब 2 बजे कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ऑफिस पहुंचे। पुलिस उप निरीक्षक एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक कर पास होने के मामले में उन्होंने एसओजी के अधिकारियों से बात की। मंत्री किरोड़ीलाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मेरे पास कई ऐसे दस्तावेज और सबूत हैं जिससे पता चलता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी में किन किन लोगों ने पेपर लीक में सहयोग किया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। लोकसभा चुनाव के पहले बड़े ऐलान की तैयारी में कांग्रेस। राहुल गांधी ने खुद ट्वीट कर कही युवाओं से यह बात। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है और तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी चाल चलने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने चुनावी शत्रपों का ऐलान भी कर दिया है। जल्द ही उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी भी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया। ट्विटर का सहारा लेते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि कांग्रेस कल यानी कि बुधवार को बड़ा ऐलान करने वाली है। ऐलान के बारे में तो राहुल गांधी ने सीधे सीधे कुछ नहीं लिखा, लेकिन इशारों इशारों में बता दिया कि यह ऐलान युवाओं से जुड़ा होगा। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर में देश के युवाओं को संबोधित करते हुए लिखा कि अब डिग्री को सम्मान मिलेगा, समस्याओं का समाधान मिलेगा और सभी को काम मिलेगा। कांग्रेस आपके हाथों में देगी भविष्य की कमान, कल होगा बड़ा ऐलान। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। मायावती की बीएसपी ने भी कर लिया गठबंधन। अब इस पार्टी के साथ ठोकेगी लोकसभा चुनाव की ताल। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मायावती बहन मायावती उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज रह चुकी बहुजन समाजवादी पार्टी की प्रमुख है। अब लोकसभा चुनाव में गठबंधन के ताने बाने बुनने में वह लग गई है। यूपी की पूर्व सीएम मायावती की पार्टी ने दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के साथ गठबंधन कर लिया है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए हुए इस गठबंधन का ऐलान खुद केसीआर ने किया। बसपा के तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूर्व सीएम केसीआर ने कहा कि हमने तय कर लिया है कि अगला संसदीय चुनाव बीआरएस और बीएसपी साथ मिलकर लड़ेंगे। यह फैसला तब लिया गया है जब एक दिन पहले ही बीएसआर ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया था। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। एक्सिकॉम टेली
सिस्टम का शेयर 58% चढ़ा। टाटा मोटर्स ने नया ऑल टाइम हाई बनाया। सेंसेक्स 195 अंक गिरकर 73,677 पर बंद हुआ। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में 5 मार्च को गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 195 अंक गिरकर 73,677 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी में भी 49 अंकों की गिरावट रही। ये 22,356 के स्तर पर बंद हुआ। बैंकिंग शेयरों में आज तेजी देखने को मिली। वहीं कॉमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस के डिसमर्जर की घोषणा के बाद टाटा मोटर्स के शेयर ने आज नया ऑल टाइम हाई बनाया। कारोबार के दौरान ये 1065.60 के स्तर पर पहुंचा। इस साल अब तक टाटा मोटर्स करीब 30% चढ़ चुका है। वहीं दोस्तों जान लेते हैं निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स। तो दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में आज टाटा मोटर्स, एयरटेल और बजाज ऑटो रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में बजाज फिनसो, बजाज फाइनेंस और SBI लाइफ रहे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सोने की कीमत ऑल टाइम हाई पर पहुंची। यह 64,440 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा। चांदी भी 72,000 के पार निकली। जी हां दोस्तों, सोना चांदी मंगलवार को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJ की वेबसाइट के मुताबिक 10 ग्राम सोना 924 रुपए महंगा होकर 64,404 रुपए का हो गया। इससे पहले 4 दिसंबर को सोने ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, तब इसकी कीमत 63,805 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं दोस्तों चांदी में भी आज बढ़त देखने को मिल रही है। ये 1,261 रुपए महंगी होकर 72,038 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इससे पहले यह 70,777 रुपए पर थी। चांदी ने भी बीते 4 दिसंबर को ही ऑल टाइम हाई बनाया था। चांदी 77,000 के पार पहुंच गई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। डीएम के सांसद ए राजा बोले, भारत को देश नहीं मानता, ये उपमहाद्वीप। देश का मतलब एक भाषा एक संस्कृति होता है। जी हां दोस्तों, डीएम के सांसद ए राजा ने भारत को एक देश मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत कभी देश था ही नहीं। एक देश का मतलब होता है एक भाषा, एक संस्कृति और एक परंपरा, तब उसे देश कहा जाता है। ए राजा ने 3 मार्च को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के बर्थडे पर कोयम्बटूर में हुई एक सभा में यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत एक उपमहाद्वीप है। कारण यह है कि यहाँ कई परंपराएं और संस्कृति है। तमिलनाडु में एक भाषा एक संस्कृति है, यह एक देश है। मलयालम एक भाषा है, उनका एक राष्ट्र है। ओडिशा एक देश है, वहाँ एक भाषा है। केरल में अलग, दिल्ली में अलग भाषा और संस्कृति है। ये सारे देश मिलकर भारत को बनाते हैं। इसलिए भारत एक देश नहीं बल्कि एक उपमहाद्वीप है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शहबाज के प्रधानमंत्री बनते ही नेशनल असेंबली में भारत की जय जयकार। इमरान के नेता ने क्या कह दिया जो वायरल हुआ। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में नई सरकार का गठन हो चुका है। शहबाज शरीफ दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने में कामयाब हुए। सरकार बनने के बाद नेशनल असेंबली का सत्र चलना भी शुरू हो गया। यहां PTI के नेता गौहर खान ने PM शहबाज के ऊपर अपनी जमकर भड़ास निकाली और पड़ोसी मुल्क भारत से सीख लेने की सराह दी। दरअसल दोस्तों, विभागों के बंटवारे के दौरान सबको खुश करने के लिए शहबाज ने कुछ विभाग बढ़ाकर बांटे हैं। इसी मुद्दे पर गौहर ने मौजूदा सरकार पर अपनी भड़ास निकालते हुए जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने और चलाने के लिए हमें भारत से सीख लेने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। बताया बीजेपी कितने सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। जी हां दोस्तों, इस वक्त NDA में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल दोस्तों, बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने अहम जानकारी दी है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक से पहले सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि लोकसभा की 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बैठक में मंथन होना है। पार्टी के वरिष्ठ नेता आपस में विचार विमर्श करेंगे और सभी के सहमति के अनुसार सीटों का बंटवारा कर लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक चल रही है। पटना के वीर चंद पटेल मार्ग स्थित पार्टी प्रदेश मुख्यालय में चल रही बैठक में बीजेपी बिहार प्रभारी विनोद तावड़े, नंद किशोर यादव, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत अन्य नेता शामिल हुए। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जेफ बेजोस दुनिया में सबसे अमीर, मस्क को पीछे छोड़ा। नेटवर्थ $200 बिलियन हुई। मुकेश अंबानी 11वें नंबर पर। जी हां दोस्तों, एलन मस्क अब दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी बन गए हैं। ब्लूमबर्ग मिलेनियर्स लिस्ट के अनुसार अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस उन्हें पीछे छोड़कर पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। टेस्ला के शेयरों में गिरावट के कारण मस्क की नेटवर्थ में कमी आई। वहीं दोस्तों, ब्लूमबर्ग मिलेनियर्स लिस्ट के अनुसार जेफ बेजोस की नेटवर्थ अब $200 बिलियन यानी कि करीब 16.58 लाख करोड़ रुपए है, जबकि एलन मस्क की नेटवर्थ $198 बिलियन यानी कि करीब 16.41 लाख करोड़ रुपए है। वहीं दोस्तों, लुई विता मोइटा हैंसी के CEO बर्नार्ड अर्नाल्ड $197 बिलियन की नेटवर्थ के साथ तीसरे नंबर पर हैं। भारत का कोई भी बिलियनियर इस लिस्ट में टॉप 10 में शामिल नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी $115 बिलियन यानी करीब
53 लाख करोड़ रुपए की नेटवर्थ के साथ 11वें स्थान पर है। वहीं गौतम अडानी लिस्ट में 12वें नंबर पर है। उनकी नेटवर्थ 104 बिलियन डॉलर यानी कि 8.62 लाख करोड़ रुपए है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम चंद्रयान लॉन्च कर रहे सोनिया राहुल यान, अमित शाह ने गांधी परिवार पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को एक चुनावी जनसभा में कहा कि एक और प्रधानमंत्री चंद्रमा पर चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सोनिया गांधी 20वीं बार राहुल बाबा को लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। यह राहुल यान 19 बार लॉन्च हुआ पर पहुंचा ही नहीं, अब 20वीं बार प्रयास जारी है। अमित शाह महाराष्ट्र के जलगांव में युवाओं को संबोधित कर रहे थे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गृह मंत्री युवाओं के बीच पहुंचे। गृह मंत्री ने इस दौरान कहा कि महाराष्ट्र में 3 पहियों की ऑटो चलती है जिसका नाम महाविकास अघाड़ी है। इस ऑटो के 3 पहिए पंचर है। आप मुझे बताओ, ये पंचर वाली ऑटो महाराष्ट्र का विकास कर सकती है क्या? एकनाथ जी और देवेंद्र जी के नेतृत्व में भाजपा ही महाराष्ट्र का विकास कर सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फेसबुक 1 घंटे डाउन रहा, मोबाइल पर सेशन एक्सपायर बता रहा था। इंस्टाग्राम पर अब भी फीड रिफ्रेश नहीं हो रहे। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम मंगलवार रात 8:56 पर डाउन हो गए। करीब 1 घंटे बाद फेसबुक की सर्विस चालू हो गई, लेकिन इंस्टाग्राम पर अब भी नई फीड रिफ्रेश नहीं हो रही है। मंगलवार रात मेटा कंपनी के दोनों प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स को लॉगिन और फीड रिफ्रेश करने में दिक्कतें आने लगी थी। फेसबुक पर यूजर्स के अकाउंट ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गए थे, जबकि इंस्टाग्राम पर यूजर्स नए फीड्स को रिफ्रेश नहीं कर पा रहे हैं। कुछ यूजर्स ने यूट्यूब पर वीडियो स्ट्रीमिंग को लेकर भी कंप्लेन की है। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, लॉगिन करने के लिए ये प्लेटफॉर्म्स यूजर्स के व्हाट्सएप और ईमेल पर रिकवरी कोड भेज रहे हैं, लेकिन कई यूजर्स के पास ये कोड नहीं आ रहे हैं। जिनके पास कोड आ भी रहा है तो यह लोड नहीं हो पा रहा है। यह सर्विस लगभग 1 घंटे तक डाउन रही है। इसकी कई सारी शिकायतें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आने लगी थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। रूस ने भारतीयों को धोखे से आर्मी में भर्ती किया, यूक्रेन के खिलाफ लड़ने की ट्रेनिंग दी। पंजाब के 7 लोगों ने आप बीती सुनाई। जी हां दोस्तों, रूस ने दर्जनों भारतीयों को धोखा देकर जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करवाया। इसके बाद उन्हें यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने की ट्रेनिंग दी। यह दावा पंजाब के होशियारपुर के रहने वाले 7 लोगों ने वीडियो जारी कर किया है। दरअसल दोस्तों एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक रूस में फंसे इन भारतीयों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भारत लौटने में मदद करने की अपील की है। उनका कहना है कि उन्हें कभी भी यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भेजा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पाकिस्तानी महिला बॉक्सर के पैसे चुराकर भागा साथी, इटली में ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड की घटना पाकिस्तान सरकार ने पुष्टि की। जी हां दोस्तों, इटली में ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड में हिस्सा लेने गई पाकिस्तानी टीम का एक बॉक्सर टीम की ही एक महिला बॉक्सर का पर्स चुराकर भाग गया। आरोपी का नाम जोहेब रशीद है। पाकिस्तानी एम्बेसी को मामले की जानकारी दी गई है। उनके फेडरेशन ने इस हरकत को शर्मनाक बताया। इटली पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी अब तक फरार है। वहीं दोस्तों न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इटली में ओलंपिक के लिए क्वालिफाइंग राउंड चल रहे हैं। पाकिस्तान एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन ने भी अपनी टीम वहां भेजी है। इसी स्क्वाड में जोहेब रशीद भी शामिल है। रशीद 2023 की एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के कौन से शहर का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के उस शहर का नाम जहां पर की जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो जल्दी से उस शहर का नाम उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।